Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss questions from 30th November 2020 question paper. Questions are from complex analysis. Question is from part B. The question says that f and g are entire functions such that limit z is tending to infinite fz by z raised to the power n is equals to limit z tending to infinite gz over z raised to the power n is equals to 1 for some fixed positive integer and then which of the following statement is true. हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से हमारे पास ट्रू होगा. तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमें लिमिट z इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, z टेंडिंग टू इनफाइनाइट fz ओवर z रेस्ट टू द पावर n दिया हुआ है. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये भी तो लिख सकते हैं लिमिट z इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 बाई z डिवाइडेड बाई 1 बाई z इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारे पास, तो ये भी 1 ही आएगा. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये ओवरऑल सिंप्लीफाई होकर z रेस्ट टू द पावर n है, तो ये z रेस्ट टू द पावर n हो गया. तो अब अगर हम इसे देखें ये हमारे पास ये लिखा जा सकता है लिमिट z इज टेंडिंग टू 0 z रेस्ट टू द पावर n f ऑफ 1 बाई z इज इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, 1 आ रहा है. तो इसका मतलब हमारे पास n इक्वल्स टू 0 पर f 1 बाई z में पोल हुआ. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं f ऑफ 1 बाई z हैज pole of order n at z equals to 0. So अगर f of 1 by n में ऑर्डर z equals to 0 पर n ऑर्डर का पोल है, implies हम यहाँ से कह सकते हैं f of z has pole of order n at z equals to infinite में पोल होगा और z equals to infinite पर n ऑर्डर का अगर पोल है इसका मतलब हमारे पास किसी भी एंटायर फंक्शन में जिसमें पोल होता है ऑर्डर n का और हमारे पास एंटायर फंक्शन हैज पोल ऑफ ऑर्डर n एट इनफाइनाइट. दिस वन इज इम्प्लाइंग हमारे पास ऐसा फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा. इम्प्लाइज ये हमारे पास यहाँ से एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा. इम्प्लाइज f ऑफ z इक्वल्स टू पॉलिनोमियल हो जाएगा. पॉलिनोमियल अगर लिखें तो a0 प्लस a1z प्लस n ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा, an z रेज़ टू द पावर n आएगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ से दिया हुआ है लिमिट z टेंडिंग टू इनफाइनाइट fz ओवर z रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू 1 है. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, a0 ओवर z रेज़ टू द पावर n प्लस a1 ओवर z रेज़ टू द पावर n माइनस 1 एंड देन सो ऑन an इक्वल्स टू 1 आएगा व्हेनेवर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट. तो इसका मतलब हमारे पास n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे ये वैल्यू 0 में जाएगी, ये वैल्यू 0 में जाएगी. सो ओवरऑल ओवर में जाएगी बट यहाँ से जिसमें डेनोमिनेटर में z है वो वैल्यू 0 में चलेगी. बट ये वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास an इक्वल्स टू 1 आ गया. an इक्वल्स टू 1 आते ही हमारा जो पॉलिनोमियल है f ऑफ z वो क्या लिखा जा सकता है, a0 प्लस a1z प्लस अप टू an माइनस 1 z रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस z रेज़ टू द पावर n बन गया. सेम केस gn के साथ है तो gn भी हमारा पॉलिनोमियल होगा. तो gz अगर हम लिखेंगे तो b0 प्लस b1z अप टू bn माइनस 1 z रेज़ टू द पावर n माइनस 1 z रेज़ टू द पावर n हो जाएगा. ये वैल्यू आ गई हमारे पास. तो अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन कहता है f इक्वल्स टू z. ये कोई जरूरी नहीं है, fz हम यहाँ से पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं z और gz हम पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं z प्लस 1. ये आ रहा है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल ले सकते हैं, दोनों पॉलिनोमियल इक्वल नहीं है, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. बट f माइनस g जो आ रहा है वो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा और डिग्री n माइनस 1 होगी क्योंकि an की वैल्यू दोनों में 1 है तो उस वजह से एक डिग्री कम हो जाएगी. तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा. पार्ट बी का क्वेश्चन है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. बट इन केस अगर आप देखो तो भी देख सकते हैं यहाँ से देयर एग्जिस्ट f and g with this property such that f minus g is polynomial. डिग्री n का कहाँ से होगा, यहाँ से a n की वैल्यू दोनों में सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो गया और सीधी सी बात आएगा तो पॉलिनोमियल ही, तो फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया. यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again next question is from part B. The question says that define f c to c by f of z equals to mod of z square minus 1 whole square. Which of the following statement is true. हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू होगा. तो अब अगर f of z के लिए देखें, f of z हमें यहाँ से गिवन है mod of z square minus 1 whole square. इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ z को लिखा जा सकता है z बार माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा. इसको अगर मॉड हटा भी दे तो ये वैल्यू स्टिल पॉजिटिव ही रहेगी, तो z बार माइनस 1 का होल स्क्वायर ये लिखा जा सकता है. z बार में हमारे पास CR इक्वेशन क्या होती है, z बार में हमारे पास CR इक्वेशन होती है डेल f बाई डेल z बार इक्वल्स टू हमारे पास 0 आता है. जिन पॉइंट पे सिंप्लीफाई होगी वो हमारे पास यहाँ से उन पॉइंट्स पे फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. तो अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 इंटू z बार माइनस 1 इंटू z इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज या तो z 0 आएगा
या फिर हमारे पास यहाँ से z z बार इक्वल्स टू 1 आएगा, इम्प्लाइज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से ये जो CR इक्वेशन है ये हमारे पास एक तो z इक्वल्स टू 0 पे सेटिस्फाई हो रही है, एक बाउंड्री पे सेटिस्फाई हो रही है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास सिर्फ f हमारे पास, और साथ ही अगर हम यहाँ से देखेंगे CR इक्वेशन के साथ फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल बताना है तो हमारे पास ux और uy ये हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये तो हमारे पास इसके लिए एग्जिस्ट कर जाएंगे, बट हमारे पास एक तो z इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास डिफरेंशिएबल आ रहा है या फिर एक बाउंड्री पे आ रहा है। तो हमारे पास ये कह रहा है f इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1। तो 0 1 पे तो है ही, 0 के लिए वैसे ही डिफरेंशिएबल बता रहा है और बाउंड्री पे वैसे ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन ओनली एट z इक्वल्स टू 0 कह रहा है तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। ओनली एट z इक्वल्स टू 1 कह रहा है तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। ओनली फॉर z इक्वल्स टू 0 एंड 1 ये भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ से इस पूरी बाउंड्री पर आएगा एंड एक इस पर आएगा। तो यहाँ से इसके चारों ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो रहे हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, next question is from part B. The question says that if function c to c is said to be analytic at infinite if the functions g is defined as gw equals to f of 1 by w is analytic at 0 with the appropriate value given for g0, which of the following statement is true? हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से हमारे पास ट्रू होगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें हमें दिया गया है, अब f ऑफ z हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस टेक f ऑफ z इक्वल्स टू az प्लस b, हमने पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया। तो g ऑफ w अगर देखें ये हमें f ऑफ 1 बाई w के इक्वल दिया हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगी bw प्लस a बाई w आ जाएगा यहाँ से। तो एट w इक्वल्स टू 0 अगर हम यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, पोल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कितना बन रहा है इसका, ऑर्डर बन रहा है हमारे पास 1। तो इम्प्लाइज हम यहाँ से कह सकते हैं f z नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक पॉलिनोमियल होगा। नॉन कांस्टेंट f इज नॉन कांस्टेंट और एनालिटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से हमने पॉलिनोमियल अज्यूम किया था, तो सीधी सी बात है नॉन कांस्टेंट एनालिटिक पॉलिनोमियल तो होगा नहीं। अगर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक पॉलिनोमियल होता तो यहाँ से हमारे पास z इक्वल्स टू w इक्वल्स टू 0 पे पोल नहीं बनता। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन के लिए हम काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं f ऑफ z इक्वल्स टू 1 बाई z। तो यहाँ से ये हमारे पास एनालिटिक एट इनफाइनाइट, ये हमारे पास बाउंडेड नहीं है, तो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। इसी तरीके से अगर ऑप्शन सी के लिए हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी के लिए fz हमने ही अज्यूम करना है। अगर fz ही अज्यूम करेंगे तो g ऑफ w क्या आ जाएगा, g ऑफ w हमारे पास लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल w ओवर 1 माइनस w z0, ये वैल्यू आएगी। तो w इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास यहाँ से फंक्शन एनालिटिक हो गया। तो यहाँ से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट बन रहा है यहाँ से। लास्ट ऑप्शन अगर और देखें तो एन एंटायर फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू एन एनालिटिक फंक्शन एट इनफाइनाइट। तो अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिया जाए जो एनालिटिक हो तो उसके केस में ऐसा फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट होता है। हमने यहाँ से कांस्टेंट लेना नहीं है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from part C. The question says that let D contained in C be the open unit disk. Consider the family F of all holomorphic maps f D to D such that f at 0 equals to 1 by 2. F belongs to F. The possible values of f dash zeros are. तो यहाँ से इसके लिए हम स्वार्ट्ज़-पिक लेमा काम में लेंगे। स्वार्ट्ज़-पिक लेमा कहती है अगर f D to D हमारे पास होलोमॉर्फिक फंक्शन है तो इसके केस में mod of f dash z divided by 1 minus mod of f z का स्क्वायर is less than equals to 1 by 1 minus of mod of z स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f0 इक्वल्स टू 1 by 2 दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। z इक्वल्स टू 0 पर देखेंगे तो f dash at 0 is less divided by 1 minus f at 0 का स्क्वायर less than equals to 1 minus 1 by 1 minus of 0 square. So by simplifying this one is equals to f dash 0 is less than equals to 1 minus f at 0 का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू 1 by 2 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी f dash 0 is less than equals to 1 minus 1 by 2 का स्क्वायर which is equals to 1 by 4 and by simplifying this one is less than equals to 3 by 4. तो अगर हम यहाँ से देखें 3 by 4 से लेस इक्वल्स टू आ रहा है तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ये तीनों वैल्यूज है ये 3 by 4 से ग्रेटर है तो बाकी ऑप्शंस डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from part C. The question says that for z belongs to C, real of z this symbol denotes the real part and f be the entire function satisfying mod of f z less than equals to mod of z mod of real of z on C, then which of the following are true? तो यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट काम में लेंगे।
यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम के रिजल्ट से अगर देखें, अगर किसी भी फंक्शन के लिए मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू जेड इनटू मोड ऑफ रियल ऑफ जेड अगर दिया गया हो, तो ऐसे केस में हमारे पास ये ऑन सी दिया हो तो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू गिवन डोमेन हो गया हमारे पास यहाँ से। तो इस केस में हमारे पास यहाँ से जो फंक्शन रहेगा, और काउंटर एग्जांपल से भी स्टार्ट करें तो हमारे पास अगर जो फंक्शन है वो हम आइडेंटिकली जीरो लेके चलें, उसके लिए हमारे पास फुलफिल हो जाएगी कंडीशन। तो अगर हम यहाँ से जो फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, इस केस में हमारे पास जो एफ ऑफ जेड बनता है, मॉड ऑफ एफ जेड इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू जीरो, या फिर जो हमारा फंक्शन बनेगा वो आइडेंटिकली जीरो बनेगा। जीरो फंक्शन होता है तो जीरो फंक्शन होगा, उस केस में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश जीरो भी जीरो आ जाएगा, और द ओनली एंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन प्रॉपर्टी इज एफ जेड इक्वल्स टू आइडेंटिकली जीरो। डायरेक्ट रिजल्ट से हमने ये ऑप्शन करेक्ट कर देना है। तो बचा हुआ ऑप्शन जो डी है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन प्रॉपर्टी। डायरेक्ट रिजल्ट से हमने यहाँ से फंक्शन को आइडेंटिकली जीरो ले लेना है, तो यहाँ से ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from part C. The question says that fix a positive real number C. Consider the locus of all the points Z belongs to C such that Z minus I divided by Z plus I mod equals to C. Then which of the following statement are true? We have to find which of the following statement are true here. So इस equation को अगर हम simplify करेंगे, Z minus I mod can be written as a C mod of Z plus I here. So अगर Z की जगह x plus iota y replace कर दे तो x plus iota y minus 1 mod दोनों साइड स्क्वायर भी कर दें इक्वल्स टू सी स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई प्लस आई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा एक्स माइनस, यहाँ से ये राइट आउट किया जा सकता है, यहाँ से ये आई है यहाँ से, तो ये आएगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई माइनस 1 आएगा, वाई माइनस 1 आएगा। सेम कंसेप्ट से अगर यहाँ से स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी ये मॉड का स्क्वायर है तो जेड बार आएगा, तो यहाँ से ये टर्म हम नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो होता है मॉड जेड इक्वल्स मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया जाता है, तो उस फॉर्मेट से सिर्फ ये आएगा इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इनका स्क्वायर एक्सपेंड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ 2y। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ये सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ से ले इसका लोकस लेट सी डज नॉट इक्वल्स टू 1, इन केस अगर हम यहाँ से लेके चले लेट सी डज नॉट इक्वल्स टू 1, अगर सी डज नॉट इक्वल्स टू 1 आता है इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से सर्कल बन गया। इस सर्कल का अगर सेंटर हम देखें तो इस सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या बनेगा, 0 कॉमा माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। इम्प्लाइज ये हमारे पास कहाँ बन रहा है, इमेजनरी एक्सेस पे बनेगा। इमेजनरी एक्सेस पे बन रहा है हमारे पास जब भी हम यहाँ से सी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, तो ये बन रहा है हमारे पास इमेजनरी एक्सेस पे, इमेजनरी एक्सेस पे सेंटर आ गया। इसी तरीके से अगर c ग्रेटर देन 1 लेंगे, c ग्रेटर देन 1 में भी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सेंटर हमारे पास इमेजनरी एक्सेस पे बनेगा, और c लेस देन 1 के केस में भी इमेजनरी एक्सेस पे ही सेंटर बनेगा। तो अब अगर ऑप्शन से देखें, व्हेनेवर c ग्रेटर देन 1, लोकस ऑफ द सेंटर, लोकस इज सेंटर सर्कल सेंटर एट इमेजनरी एक्सेस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। सेकेंड ऑप्शन कहता है लोकस इज अ सर्कल सेंटर्ड एट रियल एक्सेस, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। c इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास ये क्या बन रहा है, c इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास c डज नॉट इक्वल्स टू 1 पे लिया था हमने, इनके c इक्वल्स टू आप यहाँ से 1 लेंगे तो ये टर्म 0 में गई, ये टर्म 0 में गई और ये टर्म 0 में गई। अब यहाँ से हमारे पास 2y इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। अब c इक्वल्स टू 1 है तो ये टर्म तो 0 होगी नहीं, देन y इक्वल्स टू 0 आ गया। y इक्वल्स टू 0 आने के केस में ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास फिर से इमेजनरी एक्सेस हो गई। तो यहाँ से लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास आउट हो रही है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। लोकस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इमेजनरी एक्सेस, तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट बन रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शंस हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो।
The question says that let f be the holomorphic function in the disk mod z less than equals to 2 and assume that only 0 of f in the closed disk mod z centered at origin and radius is less than equals to 1 here is a simple 0 at origin. Let gamma be positive oriented circle of z mod z equals to 1 of unit radius circle दिया centered at 0. Then integral dz divided by f of z in the contour गामा इक्वल्स टू हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास D1, पहली डिस्क हम D1 ले लेते हैं, ये डिस्क हमारे पास D1 है और ये जो डिस्क है हम यहाँ से D2 ले लेते हैं. तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं जो D2 डिस्क आई है हमारे पास ये कंटेन कर रही है D1 डिस्क के अंदर, क्योंकि यहाँ से इसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है और इसका सेंटर हमारे पास 0 है, रेडियस लेस देन 1 आ रही है, तो यहाँ से D2 कंटेन इन D1 आ गया. तो अब अगर हम यहाँ से देखें fz हम एक फंक्शन ले लेते हैं. यहाँ से fz फंक्शन के बारे में क्या कहा है, इसके जितने भी जीरो है लाई कर रहे हैं यहाँ से D2 डिस्क के अंदर सिंपल जीरोज हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं z के इक्वल हमारे पास फंक्शन हो सकता है f ऑफ z का. तो अगर हमने यहाँ से इंटीग्रल dz ओवर fz की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल dz ओवर z gz लिख सकते हैं. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इस इंटीग्रल को हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 1/gz डिवाइडेड बाई z माइनस 0 dz, ये आएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट ये आएगी वैल्यू. तो अब अगर हम यहाँ से देखें ओवर गामा तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 पाई आइटा आ जाएगा 1/g0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें सिंपल जीरो कहा गया है. कोशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो कोशी रेसिड्यू थ्योरम से रेसिड्यूज में अगर देखेंगे तो 2 पाई आइटा सम ऑफ रेसिड्यूज हमारे पास यहाँ से यही बनेगा, क्योंकि इसको हम यही तो लिखेंगे लिमिट z इज टेंडिंग टू 0 z इनटू दिस इंटीग्रल हियर. सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस z to z कैंसिल आउट 1/g0 आ गया, तो ये वैल्यू आएगी. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई आइटा डिवाइडेड बाई f डैश 0 आ गया. तो g0 की वैल्यू अगर देखेंगे ये f0 के इक्वली तो आएगी यहाँ से हमारे पास f डैश 0 बिकॉज ऑफ हमने यहाँ से ये fz एज्यूम किया. इसका डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश z इक्वल्स टू क्या आएगा gz प्लस z इंटू g डैश z. 0 पे अगर देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी f डैश एट 0 इक्वल्स टू g एट 0 और ये टर्म 0 से मल्टीपल होने में 0 में चली गई तो ये वैल्यू आ गई. तो ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू आएगी f डैश 0 टू 2 पाई आइटा डिवाइडेड बाई f डैश 0. हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.